So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। एक क्विक समरी इस चैप्टर की लेंगे और मेक श्योर करेंगे कि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1789 से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जहां से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज हमें एमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं, जो आगे चल करके पूरे यूरोप को इंस्पायर करेंगे। साथ ही साथ फ्रांस के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए ला पेत्रे और ले सित्योन जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करा गया। रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके फ्रेंच फ्लैग को लाया गया, नेशनल असेंबली को बनाया गया और साथ ही साथ फ्रेंच को वहां की ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। इसके बाद आगे चल करके 1799 में नेपोलियन जो है वो खुद फ्रांस के फर्स्ट कॉन्सल बन जाते हैं और 1804 में वो फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं और लोगों से उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लेते हैं। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने के लिए नेपोलियन एक कोड, जिसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जानते हैं, उसको लाया जाता है। मार्केट के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करे जाते हैं, ट्रेड को इजी करा जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिफॉर्म वेट और मेजर्स ला करके चीजों को आसान करने की कोशिश करी जाती है। साथ ही साथ बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस का सिस्टम जो था उसको खत्म कर दिया जाता है। आम जनता को राइट टू प्रॉपर्टी जैसे अधिकार भी दिए जाते हैं। 1810 के दौरान फ्रेंच आर्मी नेपोलियन के रूल में लगातार एक्सपेंड करती रहती है और जहां पर भी उनकी आर्मी जाती है वहां पर हमें लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। लोग नेपोलियन की आर्मी से एक तरफ खुश तो थे कि चलो भैया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मिलेगी, बट कहीं ना कहीं लोगों से उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली गई थी। उनके ऊपर टैक्सेशन का बर्डन काफी ज्यादा लगा दिया गया था और जबरदस्ती आर्मी के अंदर फोर्सफुल रिक्रूटमेंट भी करे गए थे, जिस वजह से लोग थोड़े से नाराज भी थे। 1815 में यूरोपियन पावर्स, जिसके अंदर प्रोशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन है, ये सब मिलकर के इकट्ठे होकर के एक साथ नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा देते हैं और इसके बाद ऑस्ट्रिया की लीडरशिप के अंदर ट्रीटी ऑफ वियना, जिसके हम कांग्रेस वियना भी कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है और उसके बाद यूरोप के अंदर एक न्यू एज ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें आता हुआ देखने को मिलता है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो बॉर्बन डायनास्टी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है। नेपोलियन ने जो भी रिफॉर्म्स करे थे उन सब कामों को अंडू कर दिया जाता है। अब था क्या कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो काफी समय से लिबरलिज्म की डिमांड कर रहे थे। लिबरलिज्म भी कैसा भैया? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में वो इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट की बात कर रहे थे। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में चाहते थे कि भैया मार्केट्स का फ्रीडम मिल जाए। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लिए जर्मन रीजन के अंदर चीजों को आसान करने के लिए, व्यापार को आसान करने के लिए 1834 के अंदर ज़ोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसने ट्रेड बैरियर्स को हटाया, टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया, नंबर ऑफ करेंसीज को 32 से कम करके 2 कर दिया एंड साथ ही साथ रेलवेज का भी एक्सपेंशन हमें होता हुआ देखने को मिला। कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि यह इनिशिएटिव किसने लिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब न्यू एज ऑफ कंजर्वेटिज्म ट्रीटी ऑफ वियना के बाद दोबारा से ओल्ड ऑर्डर को ला दिया जाता है तो रेवोल्यूशनरीज का राइज हमें देखने को मिलता है। लोग काफी मुश्किल से आम जनता को अवेयर कर रहे थे उनके अधिकारों को लेकर के और बहुत मुश्किल से कुछ अधिकार हासिल भी हुए थे, बट इस ट्रीटी ऑफ वियना ने सब चीजों पर पानी फेर दिया। तो हम देखते हैं कि 1820s में रेवोल्यूशनरीज का राइज हमें देखने को मिलता है, जिसमें से एक रेवोल्यूशनरी थे ग्यूसेपे मजीनी, जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के 2 ऑर्गेनाइजेशंस को भी बनाया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये रेवोल्यूशनरीज सीक्रेट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे। आम जनता को लगातार उनके अधिकारों को लेकर के, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को लेकर के लगातार इंस्पायर करते रहते थे और इन लोगों ने सहारा लिया रोमांटिसिज्म का, जिसमें कल्चर और लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर नेशनलिज्म की भावनाओं को डेवलप करा गया। तो हम देखते हैं कि जर्मन रीजन के अंदर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने जर्मन कल्चर का सहारा लिया। फॉक टेल, फॉक सॉन्ग्स के थ्रू दास वॉक जैसे कॉन्सेप्ट को ला करके आम जनता के बीच में जर्मन कल्चर को पॉपुलराइज किया और उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करी। पॉलिश रीजन की अगर हम बात करें तो कैरोल कुर्पिंस्की ने रशियन डोमिनेंस के खिलाफ पॉलिश लैंग्वेज का सहारा लेकर के लोगों को अवेयर करा। इसी कहानी को अगर हम आगे लेकर के चले तो हम क्या देखते हैं? एज ऑफ रेवोल्यूशंस। तो जी हां, होता क्या है कि आम जनता काफी ज्यादा परेशान होती है। जुलाई 1830 में फ्रांस के अंदर हमें रेवोल्यूशन होता हुआ देखने को मिलता है और फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी जाती है। लुई फिलिप को वहां का राजा बना दिया जाता है। उसी का रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि जब फ्रांस में कुछ हो तो बाकी जगहों पर कैसे नहीं होगा भैया। तो अक्टूबर 1830 में बेल्जियम भी आजाद हो जाता है नीदरलैंड से। साथ ही साथ 1821 से ही ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा था और फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ ग्रीस आजाद देश बन जाता है, ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो जाता है।
ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लॉर्ड बायरन जैसे इंग्लिश पोएट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला। इसी दौरान 1830s में यूरोप के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, फूड शॉर्टेज थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी। तो हम देखते हैं कि फाइनली 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर लिबरल्स आवाज उठाते हैं, रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है और फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक। जितने भी मेन थे उनको यहां पर वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ वर्क को गारंटी करा जाता है। ये सब चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। अब 1848 में जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ तो उसका इंपैक्ट हमें जर्मन और बाकी रीजन्स के अंदर भी देखने को मिला। जर्मन रीजन की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी मिडिल क्लास लिबरल लोग इकट्ठे होते हैं। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑल ऑफ देम वर मेन। ये सब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च के अंदर मिलते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना जर्मन रीजन के लिए हम भी एक संविधान बनाएं, और पहुंच जाते हैं प्रोशिया के राजा, किसके नाम बताओ कमेंट्स में, उनके पास। तो प्रोशिया के राजा के पास ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोशिया का राजा इनका ये इनिशिएटिव ठुकरा देता है, इनका प्रस्ताव ठुकरा देता है और अपने जंकर्स की मदद से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इन सबको साइडलाइन कर दिया जाता है। इसी दौरान सिलेसिया के अंदर भी 1845 में हमें एक रिवोल्ट देखने को मिला था। कॉन्ट्रैक्टर्स यहां पर आम जनता की जो मजबूरी थी उसका फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आम जनता उनके खिलाफ, वीवर्स उनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। अब बात आती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली की। तो जब हम बात करते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन की, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में हम देखते हैं कि प्रोशिया यहां पर इनिशिएटिव लेता है। प्रोशिया के अंदर जो है ऑलरेडी चीजें काफी तेजी के साथ बदल रही थी। राजा नए आ गए थे, काइसर विलियम वन, और उनके चांसलर थे ऑटो वन बिस्मार्क। तो 3 वॉर लड़े जाते हैं 7 साल के अंदर, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हरा करके फाइनली 1871 में काइसर विलियम वन जर्मन एम्परर बनते हैं और प्रोशिया की यहां पर जीत होती है। जर्मन एम्पायर को यहां पर जब एक तरीके से यूनिफाई करा जाता है तो उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसी के बाद इटली के यूनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इटली जो है वो 7 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। सार्दिनिया, पिडमोंट उसमें से ओरिजिनल इटालियन हाउस था, ये ब्लू वाला आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न पार्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था। सदर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो स्पेन की बॉर्बन डायनेस्टी का यहां पर हमें कंट्रोल देखने को मिलता है। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड जो कि सार्दिनिया पिडमोंट के राजा थे, ये अपने चांसलर, अपने चीफ मिनिस्टर काउंट केवर के साथ मिलकर के डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इटालियन रीजन को यूनिफाई करा जाए। तो हम देखते हैं कि 1859 में सबसे पहले लोम्बार्डी और वेनेशिया से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया जाता है फ्रांस की मदद से। आगे चलकर के 1860 में पैपल स्टेट्स को भी साथ ले लिया जाता है और फाइनली लास्ट में सदर्न पार्ट जो कि स्पेन की बॉर्बन डायनेस्टी के कंट्रोल में था उसको भी हरा दिया जाता है गैरिबॉल्डी की मदद से। और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड इटली के एम्परर बनते हैं और यहां पर इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जर्मनी हो गया, इटली हो गया, बात आती है भैया किसकी? बात आती है ब्रिटेन की। ब्रिटेन की अगर हम यहां पर बात करें तो थोड़ा सा इसका मामला अलग हमें देखने को मिलता है। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, सब सेपरेट आइल्स थे जिनका अलग अपना कल्चर था, अलग अपनी एथनिसिटी थी। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं। वेल्स के अंदर वेलिश कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हमें देखने को मिलते थे। आयरलैंड के अंदर आयरिश कल्चर और भाषा को बोलने वाले लोग हमें देखने को मिलते थे। स्कॉटलैंड के अंदर स्कॉटिश कल्चर और गेलिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हमें देखने को मिलते थे। इनकी भाषा अलग, कल्चर अलग, पहनावा अलग, सब कुछ ही अलग था। बट 1688 में इंग्लैंड के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। मोनार्की से पावर्स छीन करके पार्लियामेंट को दे दी जाती हैं और इंग्लैंड यहां पर इन सब कंट्रीज के अंदर, इन सब आइल्स के अंदर सबसे मजबूत और ताकतवर देश हमें देखने को मिलता है विद द टाइम। तो फाइनली 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड साथ आते हैं एक्ट ऑफ यूनियन से और यहां पर हमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता हुआ देखने को मिलता है। बट यहां पर स्कॉटलैंड को काफी ज्यादा अपने कल्चर को साइडलाइन करना पड़ा और बहुत ज्यादा सप्रेशन स्कॉटिश कल्चर और स्कॉटिश लोगों का इंग्लिश लोगों ने यहां पर किया। 1801 में फाइनली फोर्सफुली आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। आयरलैंड के अंदर कहानी थोड़ी सी अलग थी। यहां के जो लोग थे वो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते थे। तो अंग्रेजों ने, इंग्लिश लोगों ने क्या करा, यहां पर प्रोटेस्टेंट्स को उनके खिलाफ करा। तो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाई करा करके, डिवाइड एंड रूल करके 1801 में फोर्सफुली आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। और उसके बाद आगे चल करके गॉड सेव आवर नोबल किंग का इन्होंने नेशनल एंथम लिया, यूनियन जैक इन्होंने अपना नेशनल फ्लैग बनाया और इंग्लिश को वहां की भाषा बना करके सबके ऊपर थोपा गया। वहीं बात करें अगर हम नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की, तो हम देखते हैं कि जो रोमांटिक नेशनलिज्म था ये काफी ज्यादा पूरे के पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड था।
सिमिलरली इन द बाल्कन रीजन एज वेल। बाल्कन रीजन की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, अल्बानिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मॉन्टीनीग्रो जैसे देश इसके अंदर शामिल हैं। इन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो रोमांटिक नेशनलिज्म की वजह से ये सब लोग आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे से जेलस करते थे। ऑटोमन एम्पायर के अंदर होने की वजह से आपस में ये चाहते थे कि हम आजाद हो जाएं और एक दूसरे के कंट्रोल, एक दूसरे की कॉस्ट के ऊपर भी ये लड़ने को तैयार थे। तो हम देखते हैं कि जो यूरोपियन पावर्स थे जिसमें जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, ये सब पावर्स जो हैं इस रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते थे, क्योंकि ये रीजन जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट था। तो हम देखते हैं कि अपनी इंपीरियलिस्टिक एम्स को फुलफिल करने के लिए यूरोपियन पावर्स बाल्कन नेशनलिज्म का फायदा उठाती हैं और फाइनली काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हमें यहां पर होते हुए देखने को मिलते हैं और उसी का रिजल्ट हमें एंड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तौर पर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो लोगों के मन में नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को डेवलप करने के लिए, नेशन को विजुअलाइज करने के लिए पर्सोनिफिकेशन का काम किया गया। फीमेल एलिगरीज यहां पर बनाए गए जिसमें जर्मेनिया हमें जर्मनी के अंदर देखने को मिली और मैरियान हमें फ्रांस के अंदर देखने को मिली। तो इसी के साथ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की समरी हमारी खत्म होती है। किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में अपना डाउट जरूर पूछेगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।